डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हमारे पास जो फर्स्ट डेफिनेशन है इसमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट की है। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है? ये एक बीम ऑफ लाइट होती है जिसकी सिंगल वेवलेंथ होती है और ये वाइब्रेट करती है सिर्फ एक ही प्लेन में। वाइब्रेट करती है सिर्फ एक ही प्लेन में। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो जैसे यहाँ पे ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट दिखाई हुई है, ये एक ही वाइब्रेशन, एक ही प्लेन में वाइब्रेशन शो कर रही है। तो इस तरह की लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। इसको ऑब्टेन कैसे किया गया? ये ऑर्डिनरी लाइट है, ये डिफरेंट प्लेन में वाइब्रेट कर रही है और ये ऑर्डिनरी सोर्स से आ रही है। इसको हमने नाइकोल प्रिज्म में से पास करना है। नाइकोल प्रिज्म जो है एक स्पेशल प्रिज्म है जो कि कैल्साइट यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। इसमें से जब ऑर्डिनरी लाइट को पास करेंगे तो जो हमें लाइट मिलेगी वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगी, क्योंकि वो एक ही प्लेन पे वाइब्रेट कर रही है। ये देखिए, एक ही प्लेन पे वाइब्रेट कर रही है। जबकि जो अनपोलराइज्ड लाइट है यानी कि जो ऑर्डिनरी लाइट है, ये डिफरेंट प्लेन पे वाइब्रेट कर रही है। ये वाला प्लेन है, ये वाला प्लेन है, ये वाला प्लेन है, ये वाला प्लेन है। तो ये अनपोलराइज्ड लाइट है। तो सबसे पहले हमें चैप्टर को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें डेफिनेटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बारे में पता होना चाहिए। तो ये ऑर्डिनरी लाइट जो है वो डिफरेंट प्लेन में वाइब्रेट करती है। जब नाइकोल प्रिज्म में से पास कर देते हैं तो ये एक ही प्लेन में वाइब्रेट करती है। इस तरह की लाइट को हम क्या कहते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। ठीक है, तो आगे हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में पढ़ना है। ऑप्टिकल एक्टिविटी में हमने बताना है कि ऐसे सब्सटेंसेस जो कि प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं, उनको ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंसेस कहते हैं। यानी ये जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट है उसको रोटेट कर दें, लेफ़्ट या राइट, कहीं पे भी लेफ़्ट रोटेट कर सकते हैं या राइट रोटेट कर सकते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंसेस कहते हैं। और उनकी ये जो प्रॉपर्टी है, उनकी मतलब सब्सटेंसेस की, केमिकल सब्सटेंसेस की जो प्रॉपर्टी है कि प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को वो राइट या लेफ़्ट रोटेट कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। अब ये जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं, अगर प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड पे रोटेट करें, जो कि मैं आगे पोलैरिमीटर की डायग्राम में आपको दिखाऊंगा कि कैसे राइट रोटेट करते हैं या कैसे लेफ़्ट रोटेट करते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो केमिकल सब्सटेंस प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड पे रोटेट करता है, उस केमिकल सब्सटेंस को डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। इसे प्लस के साइन के साथ लिखते हैं या स्मॉल डी के साइन के साथ लिखते हैं। और इसी तरह से जो केमिकल सब्सटेंसेस प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को लेफ़्ट साइड पे रोटेट करते हैं, उनको हम लीवो रोटेटरी सब्सटेंसेस कहते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, जो सब्सटेंसेस प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को लेफ़्ट साइड पे रोटेट करते हैं, उनको हम लीवो रोटेटरी सब्सटेंसेस कहते हैं, जिसे नेगेटिव साइन के साथ इंडिकेट करते हैं या स्मॉल एल के साथ भी लिख सकते हैं। तो ये अब आपको इन टोटलिटी में अभी तक मैंने क्या बताया? मैंने आपको बताया कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में मैंने आपको बताया कि जो लाइट की एक ही तरह की वाइब्रेशन होती हैं उनको हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। और अगर कोई केमिकल सब्सटेंस प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को लेफ़्ट या राइट रोटेट कर दे, उस केमिकल सब्सटेंस को ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं और सब्सटेंस की इस प्रॉपर्टी को ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। जो केमिकल सब्सटेंसेस प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को राइट
डायरेक्शन में रोटेट करते हैं थ्रू सर्टेन एंगल अल्फा, उनको डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंसेस कहते हैं। प्लस के साइन के साथ लिखते हैं या स्मॉल डी के साइन के साथ लिखते हैं। और ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को लेफ़्ट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं उनको हम लीवो रोटेटरी सब्सटेंसेस नेगेटिव साइन के साथ या स्मॉल एल के साथ लिखते हैं। तो इसके बाद मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि पोलैरिमीटर ट्यूब क्या होती है जिसमें हम केमिकल सब्सटेंस को रखते हैं और वो केमिकल सब्सटेंस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कैसे लेफ़्ट या राइट रोटेट करता है। ये आप अगले पेपर में देखोगे, ठीक। हाँ जी, तो मैं आपको पोलैरिमीटर ट्यूब के बारे में बताने जा रहा था। ये अनपोलराइज्ड लाइट है। अनपोलराइज्ड लाइट में ये जो लाइट है ऑर्डिनरी सोर्स से आ रही है और ये डिफरेंट ऑसिलेशन शो कर रही है, डिफरेंट वेवलेंथ शो कर रही है। और इसको हमने एक स्पेशलाइज्ड प्रिज्म, जैसे कि मैंने पीछे बताया, नाइकोल प्रिज्म में से पास करना है। तो नाइकोल प्रिज्म में से पास करने के बाद ये जो लाइट है वो एक ही एंगल पे ऑसिलेट करेगी, एक ही वाइब्रेशन शो करेगी, एक ही तरह की वाइब्रेशन शो करेगी और इसकी वेवलेंथ जो है वो सिंगल वेवलेंथ होगी। तो आपने इसको सैंपल में से पास करना है, सैंपल ऑफ सब्सटेंस में से पास करना है, जिसकी आपने ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक करना है। यानी आपके पास कोई सब्सटेंस होगा ना जिसके बारे में हमने बताना है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं एक्टिव है। तो हमने इस लाइट को सैंपल में से पास किया। सैंपल में से पास करने के बाद ये आप दिखा रहे हैं कि ये जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट है राइट साइड पे रोटेट कर रही है, ये लेफ़्ट पे भी रोटेट कर रही है थ्रू सर्टेन एंगल कॉल्ड एज अल्फा। तो जो सब्सटेंसेस प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड पे रोटेट करेंगे उनको हम डेक्स्ट्रोरोटेटरी बोलेंगे और जो इनको लेफ़्ट रोटेट करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, लीवो रोटेटरी कहते हैं। फिर इसको हम मूवेबल नाइकोल प्रिज्म या एनालाइज़र में से पास करते हैं और इसको टेलीस्कोप की हेल्प से देखते हैं कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है राइट साइड पे रोटेट करी है कि लेफ़्ट साइड पे रोटेट करी है। अगर राइट साइड पे रोटेट करी है तो ये जो सैंपल है इसे हम डेक्स्ट्रोरोटेटरी कह देंगे, और अगर ये लेफ़्ट साइड पे रोटेट करी है तो इसे हम क्या बोलेंगे, लीवो रोटेटरी सब्सटेंस कह देंगे। ठीक है बच्चे। अब आपने अभी अभी देखा कि जो पोलैरिमीटर ट्यूब है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो राइट रोटेट करती है या लेफ़्ट रोटेट करती है। वो आपने पोलैरिमीटर ट्यूब में बड़ी क्लैरिटी के साथ देख लिया। तो ये जो किसी भी केमिकल सब्सटेंस के डेक्स्ट्रो और लीवो आइसोमर्स हैं, यानी कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस का जो एक आइसोमर है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट रोटेट करता है, उसे डेक्स्ट्रो आइसोमर कहते हैं। और किसी भी उसी केमिकल सब्सटेंस का जो आइसोमर प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को लेफ़्ट साइड पे रोटेट करता है उसे लीवो आइसोमर्स कहते हैं। तो ये जो डेक्स्ट्रो और लीवो आइसोमर्स हैं इनको हम ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं और इस फिनोमेना को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम कायरलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि कायरलिटी क्या होता है। ऐसा होता है कि कुछ सब्सटेंसेस एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होते हैं और कुछ जो है नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। तो पहले हम ए कायरलिटी की बात कर लेते हैं जिसमें हम सुपर इम्पोजिबिलिटी की बात करेंगे। ACHIRALITY का ए कायरलिटी, ये आपको जल्दी समझेगा लगेगा। तो ये सपोज कर लीजिए कि ये एक शर्ट का बटन है, उसमें 4 होल्स हैं, ये मिरर दिखाया हुआ है और ये उसका इमेज है, बटन का इमेज है। अगर आप इस इमेज को हाइपोथेटिकली इस बटन के ऊपर
यानी ऑब्जेक्ट के ऊपर रख देंगे तो ये इसको कवर कर लेगा, ठीक है, कवर कर लेगा। तो इस टर्म को क्या कहते हैं? सुपर इम्पोजिबिलिटी। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो कि सुपर इम्पोजिबल होते हैं ऑन देयर मिरर इमेज, उनको ए कायरल कहते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी एग्जांपल हैं जो कि सुपर इम्पोजिबल हो सकती है। जैसे आप एक पेपर पे ओ बना देते हो, ओ या ज़ीरो बना देते हो, और उसका इमेज जो है मिरर में देखते हो, तो मिरर में उसका इमेज ओ का ओ ही आएगा ना, या ज़ीरो का ज़ीरो ही आएगा ना। तो अगर आप उनको हाइपोथेटिकली एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करने की कोशिश करोगे तो वो एक दूसरे को कवर कर लेंगे ना, पूरी तरह से कर लेंगे। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? ए कायरल कहते हैं, और इस प्रॉपर्टी को ए कायरलिटी कहते हैं। और ऐसे सब्सटेंसेस जो हैं सुपर इम्पोजिबल होते हैं। अब चूंकि आपने ए कायरलिटी मैंने आपको पहले पढ़ा दिया ताकि आपको पता चल जाए कि सुपर इम्पोजिबिलिटी का क्या कंसेप्ट है। तो अब हम नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी का कंसेप्ट पढ़ेंगे जो कि सारे चैप्टर में चलेगा, जिसको हम कायरलिटी के नाम से पढ़ेंगे। सपोज कीजिए कि आप क्या कीजिए कि अपना एक हाथ जो है लेके मिरर के सामने ले जाइए, ठीक है। तो मिरर में जो इमेज बनेगा हाथ का उल्टा हाथ बनेगा। तो आप उस हाथ को अपने एक्चुअल हाथ के ऊपर सुपर इम्पोज करने की कोशिश करोगे तो क्या वो सुपर इम्पोज होगा? नहीं, सुपर इम्पोज नहीं होगा। तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल हो जाएंगे। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को या ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस को कायरल कहते हैं, और उनकी इस प्रॉपर्टी को कायरलिटी कहते हैं। ये जो नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी की प्रॉपर्टी है इसे कायरलिटी कहते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आप पेपर पे पी ड्रॉ कर लीजिए, पेपर पे पी ड्रॉ कर लीजिए। ये पी ड्रॉ कर लिया हमने, ठीक है। तो ये आपका मिरर है, तो इसका जो इमेज बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। अब आप इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज करने की कोशिश कीजिए, पता क्या बनेगा? ये ऐसे करके बन जाएगा। तो इसका मतलब कि इमेज ने ऑब्जेक्ट को सुपर इम्पोज नहीं किया, तो ये क्या हो गया? नॉन सुपर इम्पोजिबल हो गया। तो ये जो नॉन सुपर इम्पोजिबल सब्सटेंसेस होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस, क्योंकि हमने तो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, उनको कायरल कहते हैं। और उनकी ये जो प्रॉपर्टी है नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी की, उसको हम क्या कहते हैं? कायरलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? कायरलिटी कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके। अब हम आगे आपको एग्जाम्पल्स की हेल्प से दिखाते हैं। तो ये मेरे पास प्रोपेंटुओल है, ये देखिए CH3 CH3 OH, यानी कि ये मेरे पास बन गया CH3 CH, सेकेंड कार्बन के साथ OH लगा हुआ है, ये CH3 है, यानी कि ये 1, ये 2, ये 3 प्रोपेन हो गया। तो उसके सेकेंड कार्बन पे ओल लगा हुआ है, ये प्रोपेन टू ओल हो गया। ये इसे हम फिगर ए मान लेते हैं, ठीक है। तो अब ये जो डॉटेड लाइन है अब हर जगह पे आएगी, इसको आपने मिरर रिज्यूम करना है। तो आप क्या कीजिए कि इसका इमेज फिगर बी में देखिए। फिगर बी में जब आप इसका इमेज देखेंगे तो जो OH फिगर ए में राइट हैंड साइड पे था वो किस पे आ गया? लेफ्ट साइड पे आ गया। आप इसको बी को ए के ऊपर रखने की कोशिश करोगे तो आपको लगेगा ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है, लेकिन रखने से पहले हमें ना बी इमेज को 180 डिग्री के एंगल से रोटेट करना होता है। तो आप बी इमेज को ध्यान से देखिए, इसको मैं 180 डिग्री के एंगल से रोटेट कर रहा हूँ। 180 डिग्री के एंगल से रोटेट करने से ये वाली जो बी फिगर है ये सी बन जाएगी। तो सी बन गई। सी और ए को कंपेयर कीजिए, ये ए है, इसमें सी के साथ OH राइट साइड पे है, ये सी फिगर है,
इसमें भी कार्बन के साथ OH राइट हैंड साइड पे है। इसमें फिगर ए में कार्बन के साथ CH3 ऊपर लगा हुआ है। इसमें भी फिगर सी में कार्बन के साथ CH3 ऊपर लगा हुआ है और नीचे कार्बन के साथ H लगा है फिगर सी में, और कार्बन ए में भी C के साथ H जो है वो नीचे की तरफ लगा है, और एक लेफ्ट साइड पे CH3 है कार्बन के साथ फिगर ए में। मतलब आप ध्यान से देखिए, ये मैं छोड़ देता हूँ स्टिल करके, आप ए और सी फिगर को ध्यान से देखिए। क्या ये दोनों फिगर एक जैसी नहीं लग रही है आपको? लग रही हैं। अच्छा, अगर लग रही हैं तो क्या मैं सी को ए के ऊपर रखूँगा तो क्या सी ए को अच्छे से कवर कर लेगी? हाँ, कर लेगी। तो जब कवर कर लेती है तो उसको क्या कहते हैं? सुपर इम्पोजिबल कहते हैं। इसका मतलब कि ये जो प्रोपेन टू ओल है उसकी फिगर ए और सी वो सुपर इम्पोजिबल है, और ये जो सुपर इम्पोजिबल होते हैं वो क्या होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव। मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते, वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को ना तो लेफ्ट रोटेट कर सकते हैं ना राइट रोटेट कर सकते हैं। क्या आपको ये क्लियर है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में? तो इसका मतलब कि जब आप इमेज आपको मिल भी जाता है तो भी आपने उसको 180 डिग्री एंगल से रोटेट करना होता है। या मैं आपको एक ईजियर करके बता देता हूँ कि जब ये कार्बन जो है जिसके साथ ये CH3 HOH लगा हुआ है, अगर उसके साथ दो या दो से ज़्यादा एक जैसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम लगे हों तो नॉर्मली यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम सब्सटेंसेस जो है सुपर इम्पोजिबल होता है। यानी कि नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी के लिए एक प्री कंडीशन होगी कि जो स्टीरियो सेंटर है, यानी कि ये वाला जो कार्बन है, जो स्टीरियो सेंटर है उसके साथ चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, चारों एटम या चारों ग्रुप ऑफ एटम डिफरेंट होने चाहिए, तो वो नॉन सुपर इम्पोजिबल हो जाएगा। लेकिन ये जो फिगर ABC है इसमें आप देखिए कि स्टीरियो सेंटर के साथ चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं है। कम से कम आप फिगर ए ही देख लीजिए, कार्बन के साथ दो CH3 एक जैसे लगे हुए हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल में पूरे चांसेस होते हैं कि जो कंपाउंड होता है वो सुपर इम्पोजिबल होता है और वो ऑप्टिकली क्या होता है? इनएक्टिव होता है। अब मैं आपको एक ऐसी एग्जाम्पल बताऊंगा जिसमें चारों ग्रुप स्टीरियो सेंटर कार्बन के साथ डिफरेंट लगे होंगे, और अगर आप उसको 180 डिग्री एंगल से रोटेट भी करोगे तो जो पहली और तीसरी फिगर होगी वो एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजिबल होगी। पहली और तीसरी से मतलब कि जैसे इसमें ए पहली है और सी जो है तीसरी है, तो पहली और तीसरी जो थी सुपर इम्पोजिबल थी। लेकिन अगर स्टीरियो सेंटर के साथ, यानी कि स्टीरियो कार्बन के साथ जो कि यहाँ पे है, अगर इसे स्टीरियो सेंटर कहते हैं, अगर चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हों तो पहली और तीसरी फिगर एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल नहीं होती, बल्कि क्या होती है? नॉन सुपर इम्पोजिबल होती है, और ऐसे कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। इसकी मैं डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ, और ये मैं डायग्राम की हेल्प से आपको इलिस्ट्रेट और ल्यूसिड लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो ये जो मैं अगली एग्जांपल ले रहा हूँ ब्यूटेन टू ओल की ले रहा हूँ। तो जो मैंने ABC फिगर में एग्जांपल ली थी प्रोपेन टू ओल की ली थी, उसमें एक प्रॉब्लम थी कि जो स्टीरियो सेंटर कार्बन था उसके साथ दो एक जैसे ग्रुप CH3 लगे हुए थे। अब मैं जो ब्यूटेन टू ओल की एग्जांपल लूँगा उसमें स्टीरियो सेंटर के साथ दो चारों के चारों जो ग्रुप हैं वो क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तो ऐसे केसेस में जो कंपाउंड के मिरर इमेज होते हैं वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। तो लेट्स सी हाउ। जी, यहां पे आ जाइए।
ये ब्यूटेन टू ओल है। तो इसमें कार्बन के साथ चारों ग्रुप डिफरेंट हैं। यहाँ पे H लगा है, यहाँ पे C2H5 लगा है, यहाँ पे CH3 लगा है, यहाँ पे OH लगा है। तो ये फिगर D ले ली, क्योंकि पहले ABC ली थी, अब D ले ली। तो इसका इमेज में नेचुरली लेटरल इन्वर्शन की वजह से ये जो OH राइट साइड पे था अब लेफ्ट साइड पे आ गया, और ये जो ग्रुप 3 आपके लेफ्ट साइड पे थे ये राइट साइड पे आ गए। वह E को D के ऊपर सुपर इम्पोज करने की कोशिश करो, नहीं होगी, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है। तो आप कहेंगे कि सर हम इसको 180 डिग्री एंगल से रोटेट कर लेते हैं, तो लो भी 180 डिग्री एंगल से रोटेट कर लिया, तो OH ये वाला जो है ये राइट साइड पे आ गया, ठीक है। पर ये जो CH3 है ये अपनी पोजीशन को चेंज करके यहाँ पे आ जाता है 3 डायमेंशन मूवमेंट में, और C2H5 जो यहाँ पे था वो यहाँ पे आ गया। अब फिगर F को D के ऊपर रखेंगे तो ये अभी भी नॉन सुपर इम्पोजिबल ही है, यानी E भी D के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजिबल है और F भी D के ऊपर क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है। तो ये जो मॉलिक्यूल है ब्यूटेन टू ओल, इसको कायरल मॉलिक्यूल कहते हैं, क्योंकि इसका जो मिरर इमेज है यानी D और E, D और F वो एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं, और ऐसे सब्सटेंसेस ऑप्टिकल क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस ऑप्टिकल क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। तो ये जो कार्बन है इसे कायरल कार्बन कहते हैं, क्योंकि इसके साथ चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं। तो इसको स्ट्राइक के साइन के साथ, स्टार के साथ शो कर देते हैं। यहाँ पे भी मैं स्टार बना देता हूँ, यहाँ पे भी मैं स्टार बना देता हूँ। तो आई एम वेरी श्योर कि आज आपको मैंने जो जो चीज़ें बताई आपको क्लियर होंगी। मैंने आपको प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बारे में बताया, मैंने आपको पोलैरिमीटर ट्यूब के बारे में बताया, मैंने आपको डेक्स्ट्रो और लीवो कंपाउंड्स के बारे में बताया। मैंने बताया कि डेक्स्ट्रो को स्मॉल d या प्लस के साइन के साथ लिखते हैं, लीवो को नेगेटिव साइन के साथ भी लिख सकते हैं, स्मॉल l के साथ भी लिख सकते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी का कंसेप्ट बताया, मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट बताया, सुपर इम्पोजिबल जो कंपाउंड्स होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं ये बताया, और जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नॉर्मली जो हैं ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है, राइट। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। थैंक यू वेरी मच।